बजट संबंधी प्रक्रिया आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले जो संसद में जो बजट की हम बात करेंगे तो उसमें सबसे पहले हम बजट की बात करते हैं, बजट शब्द पर। तो बजट शब्द की जो उत्पत्ति है वो फ्रेंच भाषा के बुजेट से हुआ है। बजट शब्द की उत्पत्ति किससे हुआ है? फ्रेंच भाषा के बुजेट से। और इसका अर्थ होता है लेदर बैग, चमड़े का थैला। चमड़े का थैला जो पेश किया जाता है, लाल रंग का रहता है। अब देखिएगा वित्त मंत्री हाथ में लिए हुए रहते हैं, वो चमड़े का होता है। तो सबसे पहले जब वो पेश किया गया था तो भाई उसको क्या कहा जाए, तो सारा जो दस्तावेज जो कागज होता है वो उसी थैले में होता है। टैक्स लगाना है, हटाना है, कहाँ पर कितना किस तरीके का व्यवस्था करना है, किस डिपार्टमेंट में खर्चा करना है, उसका सारा दस्तावेज उसी चमड़े के थैले के अंदर होता है। तो बुजेट उसको कहा गया फ्रेंच भाषा में, और बाद में इसको इंग्लिश में बजट कहा गया। और इसका अर्थ जाहिर सी बात है चमड़े का थैला होता है। लेकिन हम लोग आज बजट शब्द जैसे ही सुनते हैं तो इसका मतलब हम लोग क्या समझते हैं? इसका मतलब समझते हैं धन का आवंटन, और सरकार अगले साल कितना खर्च करेगी इसकी पूर्वानुमान। कौन कौन से क्षेत्रों में खर्चा करेंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्रों में कितना खर्चा होना है, या शिक्षा के क्षेत्र में कितना खर्चा हम करेंगे, सड़क परिवहन ये सारे क्षेत्रों में कितना खर्चा होगा। तो इसका जो है अनुमान, पूर्वानुमान होता है कितना हो सकता है। इस डिपार्टमेंट में इतना देना है, उस जल संसाधन के लिए हमको इतना देना है, गंगा की सफाई के लिए उतना देना है। सबका वो एक लेखा जोखा पहले ही तैयार रहता है, और एक तो उसी धन के आवंटन के लिए ये लाया जाता है, समझे ना। तो बजट यानी कि एक निश्चित अवधि के लिए धन के आवंटन और व्यय का पूर्वानुमान प्रस्तुत करता है। तो बजट जैसे ही हमारे सामने आता है तो हमें यही लगता है धन का आवंटन, समझे ना। किस चीज का आवंटन? धन का आवंटन। अब इसको सीधे आते हैं भारतीय संविधान के संदर्भ में हम चर्चा करते हैं, जो हम लोगों को जानना है, जो परीक्षा के लिए काफी उपयोगी है। अब ये भारतीय संविधान में इसका चर्चा 112 से शुरू होता है, 117 तक चलता है। 112 से 117 तक। अब देखिए अनुच्छेद 112 में हम आपको लेके चलते हैं, यानी अनुच्छेद 112 से लेके 117 तक जो है वो बजट संबंधी प्रक्रियाओं की चर्चा है। बजट और बजट संबंधी प्रक्रियाओं की क्या है? चर्चा है। अब अनुच्छेद 112 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 112 में कहता है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्त वर्ष, अब वित्त वर्ष कहां से शुरू होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो राष्ट्रपति प्रत्येक वित्त वर्ष में भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों, और प्राप्तियों का मतलब यहां समझ जाइए आय, वो आय जो प्राप्त हुआ है, जैसे टैक्स से, मैंने कर वगैरह से, या किसी जो क्षेत्र में सरकार ने जो टैक्स वगैरह लगाया था वो इनकम का जरिया, सरकार को इनकम किस किस माध्यम से हुआ है वो, उसको बोलते हैं प्राप्तियां अर्थात आय यानी कि इनकम। और एक लिखा हुआ है व्यय, व्यय मतलब खर्च। तो यही मैं कह रहा हूं कि अनुच्छेद 112, तो अनुच्छेद 112 में क्या है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्त वर्ष में भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों, ये सब अनुमानित रहता है इसमें, ठीक है, अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत कराएगा। प्रस्तुत करेगा कि कराएगा? बस यहाँ पर यह चीज हम याद रखना है, समझे ना। प्रस्तुत ये नहीं करेंगे, मतलब ये है, अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो हम यही कहेंगे कि जो केंद्रीय बजट की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो इस बजट को तैयार जो है वो केंद्र सरकार करती है। और केंद्र सरकार जो है संसद में बजट को पेश करने से पहले भारत के राष्ट्रपति से अनुमोदन जरूर लेंगे, अप्रूवल जरूर कराएंगे, यानी हस्ताक्षर करवाना जरूरी है। जब तक उस बजट पर राष्ट्रपति महोदय का हस्ताक्षर नहीं होगा तो भाई पार्लियामेंट में वो पेश नहीं होगा। इसीलिए संसद में पेश करने से पहले, सदन में पेश करने से पहले उस बजट को राष्ट्रपति से अनुमोदन लेना अनिवार्य है। वो इसका यहाँ का मतलब है, राष्ट्रपति ही अनुमोदन देंगे कि हाँ आप संसद में जाकर के पेश कर सकते हैं, समझे ना, ले जाकर के आप रख सकते हैं वहां पर। तत्पश्चात वित्त मंत्री द्वारा बजट सदन में पेश की जाती है, वित्त मंत्री द्वारा। किसके द्वारा? लेकिन अनुमोदन कौन देते हैं? राष्ट्रपति देते हैं। अनुमोदन कौन देते हैं? राष्ट्रपति देते हैं, समझे ना, ये चीज को याद रखिएगा। तो राष्ट्रपति अनुमोदन देंगे, यानी कि संसद में पेश करने से पहले बजट को राष्ट्रपति से अनुमोदन लेना अनिवार्य है। ये अनुच्छेद कहाँ कहता है?
112 में कहता है। अब एक यहाँ पर चीज मैंने लिखा है, ये जो वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल से 31 मार्च, इसको 2016 में चेंज करने की बात हुई थी, जिसके लिए शंकर आचार्य समिति का गठन हुआ था। ये भारत के पूर्व आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं शंकर आचार्य जी। इनकी अध्यक्षता में 6 जुलाई 2016 को एक समिति गठित की गई और उस समिति में ये सलाह दिया गया कि वित्त वर्ष को बदलाव कर दीजिए। तो वित्त वर्ष अभी मैंने जैसे चल रहा है ना 1 अप्रैल से 31 मार्च, इसको बदलाव करके जनवरी से दिसंबर करने की सिफारिश किया। जनवरी से शुरू करके दिसंबर ये बदलाव करने की बात हुई थी ये शंकराचार्य समिति में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि शंकर किस समिति ने वित्तीय वर्ष की बदलाव करने की डिमांड की थी? शंकर आचार्य, समझे ना। इसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन याद रखना है कि राष्ट्रपति जो है अनुमोदन देंगे, वो 112 की बात होता है। यहाँ पर याद रखना है बजट शब्द का अर्थ होता है वो चमड़े का थैला होता है। बजट जो है वो फ्रेंच भाषा से निकल के आया है जिसका अर्थ होता है बजट, ठीक है। इसके बाद किस समिति ने वित्तीय वर्ष को बदलाव करने की बात कही थी? तो शंकर आचार्य समिति ने। अब हम आते हैं बजट में व्यय का वर्गीकरण, खर्चों का वर्गीकरण। तो 2 तरीके से, एक जो बजट में जो व्यय का वर्गीकरण जो होगा, खर्चों की जो बात होगी वो इस तरीके से होगा। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय, भारत में संचित निधि से किए जाने वाले व्यय। मैंने बजट में जो हिस्सा होगा, जो पूर्वानुमान लगाया जाएगा कि किन किन क्षेत्रों में किस तरीके से खर्चा किया जाएगा, तो उसी का यहाँ पे वर्गीकरण है। सबसे पहले जो संचित निधि का जो वर्णन है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 में है, 267 में है। अब ये संचित निधि का उपयोग जो होता है खास करके आकस्मिक परिस्थितियों में होता है, समझे ना। आकस्मिक परिस्थितियों में होता है, ऐसे स्थितियों में होता है कि भाई मान लीजिए सदन नहीं चल रही है, सदन चलिए नहीं रही है और अभी इस क्षेत्र में लगाना है, और सदन के जब तक अप्रूवल नहीं होता है तब तक कोई भी डिपार्टमेंट को पैसा आवंटन नहीं होता है। ऐसे थोड़ा ना सरकार मुंह उठाएगा और जाकर के शिक्षा क्षेत्र में दे देगा तो स्वास्थ्य क्षेत्र में दे देगा। जब तक उस सदन में नहीं पेश होगा, सदन में जब तक वोटिंग नहीं होगी, जब राष्ट्रपति से पहले अप्रूवल नहीं होगा तब तक कैसे मिलेगा। तो ऐसे परिस्थितियों में कभी कभी होता है कि जब सदन नहीं चल रहा हो, भंग है और हमको पैसा देश में लगाना है या कहीं पर देना है, जरूरत है, तो वो संचित निधि से ही तो दिया जाता है जो वहां से पहले से स्टोर है वहां से। लेकिन याद रहे कि जब संचित निधि से दे दिया जाएगा तो बाद में जितना आपने जो खर्चा किया था उसको फिर सदन से अप्रूवल लेना जरूरी है, फिर अप्रूवल वहां करवाना होगा। तो भारत की संचित निधि पर एक जो चीज यहां पर आप देख रहे हैं, भारित व्यय। क्या है भारित व्यय? तो भारित व्यय का मतलब हो गया कि ऐसा व्यय जो संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के वेतन और भत्ते से संबंधित होते हैं, जैसे राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते, उपराष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते, उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके वेतन एवं भत्ते, भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा, ये सब पहले ही मैंने आप लोग को पढ़ा दिया है बहुत अच्छे से। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशन मिलेगा, वेतन नहीं। मैंने पहले ही कहा था कि हाई कोर्ट जो किसी स्टेट में होते हैं, जब तक वो जज जिस स्टेट के कोर्ट में काम कर रहे हैं तो वही स्टेट की गवर्नमेंट उनको वेतन देगी। लेकिन जब वो रिटायरमेंट हो जाएगा, जब वो रिटायरमेंट हो जाएंगे न्यायाधीश, तब वो रिटायरमेंट के बाद जो उनको पेंशन देंगे वो उस राज्य के सरकार नहीं देगी, वो सीधे भारत सरकार फिर उसकी जिम्मेदारी उठाती है। वो राज्य कहती है भाई देख, हमारे यहाँ जब तक वो सेवा किया हमने वेतन दिया, अब रिटायर हो गए हम पेंशन नहीं देंगे। तो पेंशन कौन देते हैं? भारत सरकार देती है। तो भाई जो भारत सरकार पेंशन देती है, भारत सरकार के दायित्व से संबंधित जो ऋण भार है, जो कर्जा वगैरह ये सब जो होता है, वो जो दिया जाता है वो संचित निधि से ही दिया जाता है। लेकिन ऐसे चीजों को बोला जाता है भारित व्यय। भारित व्यय, तो भारित व्यय का मतलब क्या हो गया? वेतन एवं भत्ते। और ये सब बजट के हिस्से हैं, बजट के व्यय का हिस्सा है, खर्चा का हिस्सा है ये। और उसके बाद है संचित निधि से किए जाने वाले, इनको छोड़ करके और भी जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में खर्चा जो होता है वो भी है ना, ठीक है। तो मान लो करप्शन सब तो इधर से होगा, ये भी है। बजट पारित करने की प्रक्रिया पर अगर हम आते हैं,
तो बजट पारित करने की कई प्रक्रिया है, लेकिन उसको एक लंबी प्रक्रिया है जिसको 6 चरणों से होकर गुजरनी होती है। पहली चरण बजट का प्रस्तुतिकरण, दूसरा चरण मतलब समझ लो, आगे बढ़ना है तो चरणों से गुजरना पड़ेगा, समझे। बिना चरणों से गुजरना कहाँ होता है। यहाँ भी देखो बजट को पास होना पड़ रहा है कई चरण से, स्टेप बाय स्टेप। तो आप लोग कहते हो ना कि जैसे, या आप लोग नहीं कहते हो तो कई और बच्चे हैं जो कहते हैं कि भाई इसको छोड़ के उसको, उसको छोड़ के उसको, यहाँ से वहाँ कूद जाए, लेकिन सारे चीज़ों का एक स्टेप होता है। जब तक हम स्टेप बाय स्टेप नहीं समझेंगे तब तक हमारा कोई भी जो तथ्य है या जो भी हमारा चैप्टर है, जो भी हमारा पॉइंट है, वो क्लियर नहीं होगा। इतना जान लीजिए। और ख़ास करके कंपटीशन क्लास में ऐसा होता है। कंपटीशन क्लास में बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, खास करके ग्रेजुएशन के बाद जो बच्चे तैयारी करना शुरू करते हैं, उनको तो और अकबकाहट हो जाता है। उम्र निकली हुई रहती है, जिम्मेदारी बढ़ी हुई रहती है, और उसके बाद जो है वो हड़बड़ाते हैं, उनको लगता है ये छोड़ देंगे, वो छोड़ देंगे। लेकिन जिस हिसाब से कंपटीशन क्लास में जो आजकल बच्चों की जो भीड़ आप देखना, हर जगह की हम बात कर रहे हैं, कहीं एक जगह की नहीं, जितना आप जो देश में जो छात्रों की संख्या बढ़ रही है और रोजगार का अवसर सृजन नहीं हो रहा है। अब 1000 वैकेंसी आता है और 10 लाख, 1000 वैकेंसी पर 30 लाख फॉर्म गिरता है, तो क्या लग रहा है कि कूद कूद के पढ़ाई करने से बच्चा वो जो है से पास हो जाएगा। एगो किताब का वही रट लेगा, कहीं से 1 लाइनर उससे पास हो जाएगा। उसको पढ़ना होगा स्टेप बाय स्टेप। जो पहले गांव समाज में लइकन जो सीधे 5वां में सोता था और सीधे नींद खुलता था 10 में, 10 आ गए हैं, 10 में पढ़ता था। अब ऐसा प्रोसेस वाला विद्यार्थी क्या लगता है उसको जल्दी सक्सेस हो पाएगा वो सब विद्यार्थी। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप करना है, और स्टेप बाय स्टेप किया हुआ काम बहुत कामयाब होता है। तो मैं बात कर रहा था कि भारत में संसदीय प्रणाली के तहत जो बजट पास होती है उसको 6 चरणों से गुजरना पड़ता है। कितने चरणों से? सबसे पहले बजट का प्रस्तुतिकरण होगा, वित्त मंत्री प्रस्तुत करेंगे, आम बहस होगा, उसके बाद विभागीय समिति द्वारा जांच होगा, अनुदान की मांग पर मतदान होगा, विनियोग विधेयक का पारित होना और वित्त विधेयक का पारित होना। ये 6 है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको चर्चा करता हूं। जैसे सबसे पहले है बजट की प्रस्तुति। ये जो है वित्त मंत्री, सबसे जो पहला पॉइंट है बजट का प्रस्तुतिकरण, तो ये केंद्रीय बजट को लोकसभा में पेश करता है वित्त मंत्री। राष्ट्रपति से अप्रूवल लेने के बाद वित्त मंत्री जो है वो केंद्रीय बजट को लोकसभा में सबसे पहले पेश करते हैं, और जब लोकसभा के बाद फिर कहां पेश होता है? राज्यसभा में। ठीक है, लोकसभा के बाद कहां पेश होगा? लेकिन सबसे पहले यहां पेश होता है। उसके बाद जो है जब यहां पर पेश होती है प्रस्तुतिकरण, जब यानी कि प्रस्तुत किया जाता है, तो प्रस्तुत करने के बाद जो है दूसरा जो प्रक्रिया है वो होता है चर्चा, आम बहस। तो इस पर संसद जो है, सरकार के तरफ से, जो विपक्ष की तरफ से जो पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं वो इस पर बहस करते हैं, चर्चा करते हैं। ये एक खुला मंच है, एक तरीके से ये एक प्रकार की खुली बहस होती है। जो कोई भी राजनीतिक दल और सरकार के जो सदस्य होते हैं वो इस पर अपना विचार को रखते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं, अपनी टिप्पणी देते हैं कि हाँ भाई ये गलत है, इसको कम किया जाए, उसको ज़्यादा किया जाए। ये मतलब इस तरीके का चलता है। अब मान लीजिए जिसकी सरकार है उसका मंत्री, उसका सदस्य तो उसको सही है ना कहेगा जी कि सही है, वो माने सब चीज़ पर जो है जीएसटी ठोक देंगे तो उनको तो सही लगेगा। तब यहां विपक्ष का ना काम है कि कहां पर आपको जीएसटी नहीं लगाना 18%। मान लीजिए जैसे हमारे देश में एजुकेशन पर जीएसटी है, जहां पर बात होनी चाहिए कि कम से कम जो हमें मूलभूत आवश्यकता है उस पर तो टैक्स फ्री कर दीजिए, और उसमें भी मूलभूत आवश्यकताओं में बहुत से मूलभूत आवश्यकता है तो कम से कम सब नहीं करते हैं, तो शिक्षा पर तो टैक्स फ्री कर दीजिए। लेकिन हम शिक्षा पर भी जीएसटी ठोकले हैं। तो हम ऐसे देश वाले लोग हैं जहां से हम शिक्षा पर भी जीएसटी देते हैं, और हम बात करते हैं कुछ ही सब पढ़ेंगे सब बढ़ेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे? सबके औकात नहीं है टैक्स देवे की। तो खैर अलग बात है। तो ये बहस सब यहीं पर खुला बहस होता है, तो यहां पर जो विपक्ष होंगे वो इस बात को गिनाएंगे। तो जो भी है, इसके बाद एक है प्रोसेस विभागीय समिति द्वारा जांच। एक विभागीय समिति होती है जो जांच करती है, जैसे वित्तीय समिति या सार्वजनिक उपक्रम होता है,
ये क्या करता है, इस समिति का काम होता है कि जो बजट आया है वो बजट सही है गलत है, इसकी वो जांच करते हैं। कानूनन वो सही है, कानूनन वो गलत है, वो जन कल्याण के उद्देश्य से है या नहीं है। तो उस समिति का यही काम है। सही है तो उसको वो आगे फाइल को भेज देती है, समझे। उसके बाद जब वो आगे भेज देती है तो ये फिर आगे जाती है। जब आगे जाती है यानी कि यहाँ पर बजट पेश हुआ, यहाँ पर बहस हुआ, यहाँ पर विभागीय कहते हैं भाई ऑल आर ठीक है, ऑल इज गुड, सब कुछ ठीक है, ठीक है। तो सब कुछ ठीक है, तब यहाँ आएगा अनुदान की मांग होगा। अनुदान की मांग पर मतदान होगा कि भाई अनुदान की मांग पर मतदान का मतलब ये हुआ कि किस विभाग को कितना हमको देना है, समझे ना। किस मंत्रालय को हमको कितना देना है। हम शिक्षा मंत्रालय को कितना देंगे, हम स्वास्थ्य मंत्रालय को कितना देंगे, हम परिवहन मंत्रालय को कितना देंगे, परिवहन मंत्रालय को कितना देने की जरूरत है। नहीं करते हैं 1000 करोड़ 500 करोड़ शिक्षा के क्षेत्र में, तो फलना के क्षेत्र में, उस सब चीज का ब्यौरा तैयार है। अब वो जब सामने तो पेश हो ही गया, बहस हो ही गया, यहाँ जांच करिए दिए, तो अब यहाँ पर मतदान करवाएंगे कि आप वोट कीजिए। जब मान लीजिए जब यहाँ वोट पड़ जाएगा, अनुदान की मांग पर जब मतदान हो जाएगा, मंजूरी मिल जाएगी, तो जिस विभाग के लिए जितना धन आवंटन की बात लिखी गई थी, बताई गई थी, प्रस्तुत की गई थी, उस विभाग को उतना धन आवंटन कर दिया जाएगा सरकार की तरफ से कि लीजिए भैया करिए डेवलपमेंट। बहुत देश के विकास की बात कर रहे हैं, सब डिपार्टमेंट को उतना पैसा मिल जाता है। अब वो जिम्मेदारी है उस डिपार्टमेंट को कि वो अब उस धन के आवंटन जो हुआ है उसको किस प्रकार से उपयोग करेगा, समझे। फॉर्च्यूनर से सीधे मर्सिडीज लेंगे कि प्राइवेट जेट लेंगे, वो तो मंत्रालय के मंत्री जी के हाथ में न है जी, उस पर न डिपेंड करता है। तो चलिए अनुदान की मांग हो गया। उसके बाद जो है, इसके बाद है विनियोग विधेयक का पारित होना, यानी ये सरकार ये संसद से स्वीकृति मिलता है विनियोग विधेयक। यानी जब ये विनियोग विधेयक, धन का आवंटन हो गया, इसके बाद हो गया कि विनियोग विधेयक का मतलब कि हमको उस आवंटित की गई धन को उपयोग करने का, निवेश करने का अधिकार प्राप्त होना, समझे ना। कानूनी रूप से, यहां कह सकते हो कानूनी रूप से जो धन हमें आवंटन किया है, उस धन को हमारे अपने क्षेत्र के विकास के लिए या हमारा मंत्रालय जो मिला हुआ है उस मंत्रालय में उपयोग के लिए हमें अधिकार प्राप्त हो गया है। तो यहां पर हो गया, प्रस्तुत किया जाएगा, पहले प्रस्तुत होगा, फिर उस पर आम बहस होगा, उसके बाद विभागीय समिति द्वारा जांच होगा सही है या गलत है। इसके बाद जो है जो आवंटन किया जा रहा है कितना पैसा, उस पर होगा कि हाँ दे दिया जाए। इसके बाद फिर अप्रूवल होगा कि हाँ भाई आप उसको उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद सबसे जो लास्ट है वो है वित्त विधेयक। वित्त विधेयक आपको ये भी बताए थे पिछला ही क्लास में कि अनुच्छेद 117 के तहत आता है। अब इसमें भी जो है टैक्स से रिलेटेड बात होता है। ये जो है संसद से स्वीकृति प्राप्त करनी होती है इसको, यानी कि सरकार जितना बजट में कर से संबंधित प्रक्रिया, कर से संबंधित नीति योजना, ये सब जो बात लाया था, तो वो जब पास हो जाता है तो जो टैक्स की बात हुई थी वो टैक्स लगा पाएगा, बढ़ाने की बात हुआ है तो बढ़ा पाएगा, घटाने की बात हुआ है तो घटा पाएंगे, या जो भी उनका जो नीति है वित्त से संबंधित वो उसको लागू कर पाएंगे। तो लास्ट प्रोसेस यहां भी है कि वित्त विधेयक को भी पास करना है, क्योंकि वित्त विधेयक भी बजट का हिस्सा है, बजट का हिस्सा है ना। तो भाई 112 से 117 तक, तो ये तो मैं केवल आपको समझाया, जरूरी नहीं कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बस ये है कि भारित व्यय जो संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति हैं उनको वेतन और भत्ता से संबंधित है। और यहाँ पर ये वाला लाइन को अंडरलाइन रखना है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को भारित व्यय से पेंशन दी जाती है, वेतन नहीं। वेतन राज्य जब तक वो काम कर रहे हैं जिस राज्य के कोर्ट में, हाई कोर्ट में, उसी राज्य की सरकार देती है, समझे। और भारतीय संविधान में जो बजट की बात होती है वो कहाँ चर्चा चलती है, 112 में। यहीं पर कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है वो अप्रूवल करेंगे, यानी जब वो अप्रूवल करेंगे तो ही दोनों सदनों में प्रस्तुत होगा। यानी राष्ट्रपति ही ना अप्रूवल कर रहे हैं, यानी आदेश वही दे रहे हैं ना, पेश करने का आदेश तो वही कर रहे हैं, यानी वही करवा रहे हैं, अप्रूवल दे रहे हैं।
क्योंकि वो मालिक हैं, फिर हस्ताक्षर उनका है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न है, बताइएगा कि बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? फ्रेंच भाषा से हुई है। ठीक है, कौन भाषा से? फ्रेंच भाषा से। फ्रेंच भाषा के कौन से शब्द से? बुजेट से। किससे? बजट का अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला। भारतीय संविधान में अनुच्छेद कितना में इसका वर्णन है? राष्ट्रपति के अप्रूवल वाला 112। ये सबसे पहले किस सदन में पेश होता है? लोकसभा। कौन पेश करते हैं? वित्त मंत्री। बजट को पेश करने से पहले किनका अनुवादन अनिवार्य है? राष्ट्रपति का। ठीक है, शंकराचार्य समिति वित्तीय वर्ष को बदलाव करके कब करने की? जनवरी से दिसंबर। बहुत अच्छा। भारित व्यय के अंतर्गत किन व्यक्तियों को वेतन एवं भत्ते दिए जाते हैं? जो संवैधानिक पद पे होते हैं, जो संवैधानिक पद पे होते हैं, और उनका मैंने उल्लेख कर दिया है यहाँ पर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। बताइएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भारित व्यय से पेंशन दिया जाएगा कि वेतन दिया जाएगा? पेंशन दिया जाएगा, वेतन तो नहीं दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं ना? चलिए, अब जो इस वीडियो के माध्यम से मेरे इस बजट की क्लास को आप लोग देख रहे थे, मैं उन सभी को जो यहाँ तक अभी अंतिम तक वीडियो पे बने रहे, उन लोगों को मैं आभार प्रकट करता हूँ। और यदि आपको ये वीडियो, ये क्लास आपको बहुत अच्छा लगा हो तो कृपया आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट, अपना राय, अपना जो प्रतिक्रिया है वो ज़रूर दें। कुछ वैसा आपको लगता है तो आप बता सकते हैं। और आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से क्लास हम करें, अच्छे क्लास करें, तो इसके लिए आप हमारे इस चैनल पर लगातार बने रहें, नोटिफिकेशन आप प्राप्त करते रहें। और धीरे धीरे मैं इस वीडियो के माध्यम से भी बता रहा हूँ कि धीरे धीरे इस क्लास की जो इम्प्रूवमेंट है, जो आप बोर्ड देख रहे हैं, या हमारे साउंड से रिलेटेड कुछ आपको वैसा कुछ अभी हो रहा होगा प्रॉब्लम, ये या फिर कुछ वीडियोस क्वालिटीज़ या एडिटिंग वगैरह में भी, तो इन सारे चीज़ों में सुधार कर दी जाएगी थोड़े समयों में। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहें, और बहुत बहुत शुभकामनाएँ आपके उज्जवल भविष्य। ढेर सारी शुभकामनाएं।